आज हम लोग पढ़ेंगे ओमीय परिपथ क्या होते हैं, जिन्हें आप अंग्रेजी में ओमिक सर्किट्स बोलते हैं। ओमिक रेसिस्टर्स, ओमिक बिहेवियर, ये सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, नाम से ही आप समझ लेना चाहिए आपको। हेडिंग में पढ़ी है ओमीय परिपथ। तो ओमीय परिपथ ऐसे सर्किट होते हैं, ऐसे वैद्युत परिपथ होते हैं जिनमें या जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम के नियम का पालन करते हैं मतलब उनमें जिस अनुपात में आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उसी अनुपात में परिपथ में वैद्युत धारा का मान भी बढ़ते चला जाता है। तो ऐसे परिपथों को हम बोलते हैं ओमीय परिपथ। ऐसे जो प्रतिरोध होते हैं उनको बोला जाता है ओमीय प्रतिरोध, अंग्रेजी में ओमिक रेसिस्टर्स। ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं ओमिक मटेरियल्स, ओमीय पदार्थ। और ऐसा बिहेवियर जो ये मटेरियल करते हैं उसको हम बोलते हैं ओमिक बिहेवियर। ठीक है, वैसे अधिकतर जो कंडक्टर होते हैं, जो भी धातुएं होती हैं, वो जब बहुत हाई टेम्परेचर आ जाता है या बहुत लो टेम्परेचर रहता है उस समय ओम के नियम का पालन नहीं हो पाता। तो बहुत कम ताप पर और बहुत अधिक ताप पर ओम के नियम का पालन करना धात्विक चालक क्या कर देते हैं, अधिकतर डिवाइसेस पालन करना बंद कर देती हैं। तो कुछ निश्चित टेम्परेचर रेंज होता है उनका, एक निश्चित ताप का परास होता है। अगर उस ताप से नीचे टेम्परेचर कर दोगे तो भी ओम के नियम का पालन नहीं हो सकता। अगर एक निश्चित टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर कर देंगे तो भी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं मेटालिक कंडक्टर्स वगैरह। इसलिए ओम के नियम का पालन ये सब केवल एक निश्चित ताप परास पर ही करते रहते हैं। इससे नीचे टेम्परेचर होने पर ओम के नियम का पालन नहीं होगा, इससे ऊपर टेम्परेचर हो जाने पर ओम के नियम का पालन नहीं होता। क्यों नहीं होता ये अभी हम पढ़ रहे हैं। जस्ट अभी ये ओमिक सर्किट लिखा है, अभी हम नॉन ओमिक सर्किट पढ़ेंगे, उस पर आ जाएगा ये। तो फिलहाल ओमिक सर्किट के बारे में आपको पता चला। किसी भी कोई भी परिपथ या कोई परिपथ का कोई अवयव अगर ओम के नियम का पालन करता है तो उसे हम बोलते हैं ओमीय परिपथ। ठीक है, उसके व्यवहार को कहा जाता है ओमिक या ओमीय व्यवहार कह सकते हैं आप। उसका मटेरियल ओमिक मटेरियल होता है, उसका जो बिहेवियर होता है ओमिक बिहेवियर होता है उसका। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और कोई भी धात्विक चालक केवल एक निश्चित ताप परास पर ही ओम के नियम का पालन करता है। उससे कम टेम्परेचर या उससे हाई टेम्परेचर हो जाने पर ओम के नियम का पालन होना बंद हो जाएगा। तो दो लाइंस में इसको नोट कर लेते हैं और इसके बाद नॉन ओमिक सर्किट्स पे आ जाते हैं। ऐसे वैद्युत परिपथ ऐसे वैद्युत परिपथ जिनमें ओम का नियम क्या होता था? ओम के नियम में था दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V I के अनुक्रमानुपात में बढ़ता था। ऐसे वैद्युत परिपथ जिनमें ओम के नियम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का पालन होता है उन्हें ओमीय परिपथ कहा जाता है। V अपॉन I का पालन होता है, मतलब V अपॉन I का नहीं, सॉरी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का पालन होता है। ठीक है,
तो ये ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का पालन होता है, मीन्स जिस अनुपात में आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उसी अनुपात में क्या बढ़ते जाएगी, उनकी करंट भी बढ़ते जाती है। जैसे अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच ऐसे सर्किट के लिए एक टेबल तैयार करते हैं तो वो टेबल में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तरफ वोल्टेज ले लेते हैं और एक तरफ करंट। अगर हमने वोल्टेज 0 कर रखा है तो करंट भी कैसी होगी, 0। अगर हमने वोल्टेज को बढ़ा करके 2 वोल्ट कर दिया, करंट बढ़ के कितनी हो गई, 1 एम्पियर। अगर हमने वोल्टेज को बढ़ाकर 4 वोल्ट कर दिया, करंट हो गई 2 एम्पियर। वोल्टेज को बढ़ा के हमने 6 वोल्ट कर दिया, करंट 3 एम्पियर। 8 वोल्ट कर दिया, करंट 4 एम्पियर। 10 वोल्ट कर दिया, करंट 5 एम्पियर। इस तरह से तो जिस रेशियो में आप वोल्टेज इंक्रीज करते चले जाएंगे उसी रेशियो में उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट भी इंक्रीज होते जाती है। मतलब अगर आप वोल्टेज को बढ़ा के 2 से 4 कर दिया, 2 गुना कर देंगे तो करंट भी बढ़ के 1 से 2 हो जाएगी। करंट भी कितनी हो गई, 2 गुना। वोल्टेज कितना बढ़ाया आपने, 2 गुना। करंट कितनी बढ़ी, 2 गुना। यहां से यहां आने में वोल्टेज कितने गुना बढ़ा दिया आपने, 3 गुना। करंट भी कितना इंक्रीज हो गई, 3 गुना। वोल्टेज कितना इंक्रीज हुआ, 4 गुना। 2 से 8 हो गया ना, 4 टाइम्स वोल्टेज। करंट कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई, 4 टाइम्स। वोल्टेज इंक्रीज हुआ 5 टाइम्स, फ्रॉम 2 to 10 वोल्टेज इंक्रीज हो गया 5 टाइम्स। करंट भी कितनी इंक्रीज हो गई। तो जिस रेशियो में वोल्टेज इंक्रीज होते जाता है उसी रेशियो में लगातार करंट भी इंक्रीज होते चली जाती है। तो ये बिहेवियर होता है ओमिक बिहेवियर। और ऐसे सर्किट्स कौन से सर्किट्स कहलाते हैं, ओमिक सर्किट्स। ऐसे रेसिस्टर्स को ओमिक रेसिस्टर्स। जो भी चीज ऐसा बिहेवियर शो करेगी उसके आगे हम एक शब्द लगा दिया करेंगे, ओमिक। बस। नहीं समझ में आया आपको, आया? हाँ, अगर इसमें आप वोल्टेज और करंट के बीच का एक ग्राफ तैयार करते हैं, ग्राफ अगर बनाते हैं तो वो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। अगर इधर की तरफ हमने वोल्टेज ले लिया, इधर हमने वोल्टेज ले लिया और इधर की तरफ हमने ले ली करंट I और इधर की तरफ हमने ले लिया वोल्टेज V। अगर इनके बीच ग्राफ बनाते हैं तो क्योंकि जिस रेशियो में वोल्टेज इंक्रीज होता है उसी रेशियो में करंट भी इंक्रीज होती है, इसलिए वोल्टेज और करंट के बीच इन सर्किट्स के लिए अगर आप ग्राफ बनाएंगे देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। आपको इन सर्किट्स में वोल्टेज और करंट के बीच की एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अच्छा। और इसमें देख सकते हैं एक चीज आपकी, हाँ, और जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है तो आपको इससे भी पहले बताया जा चुका है, अगर V और I के बीच का खींचा गया ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब उसके हर पॉइंट का स्लोप एक जैसा है बिल्कुल। आप चाहे जहां का ढाल नाप लो, चाहे जिस जगह की ढाल आप नाप लो, आप यहां का स्लोप नाप लो, आप इस जगह का स्लोप नापो, आप इस जगह का स्लोप नापिए, आप इस जगह का स्लोप नापिए। ये कभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि यहां का स्लोप ऐसा है, फिर आगे चल के कुछ दूर जाए स्लोप ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं दिखेगा आपको। कुछ बात समझ आ रही है आपको मेरी, कि अगर आपने यहां पर ग्राफ का स्लोप मेजर किया वो ऐसा आता है, ऐसा झुका है, वो 45 डिग्री पे 30 डिग्री पे झुका हुआ है। थोड़ा ऊपर गए 60 हो जाए और थोड़ा ऊपर जाएं 45 रह जाए, ये नहीं हो सकता। जब भी कभी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इट मीन्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ग्राफ स्लोप विल रिमेन सेम।
ग्राफ का जो ढाल होगा, उसका जो स्लोप होगा, वो हर पॉइंट पर कैसा होगा, सेम। तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी चीज हमने क्या बताई, स्लोप विल रिमेन सेम at each and every point of graph। ग्राफ के हर बिंदु का जो स्लोप होगा, उसकी जो ढाल होगी, उसकी जो प्रवणता होगी, विल रिमेन सेम, एक जैसी रहेगी एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ग्राफ, ग्राफ के हर बिंदु पर। और जब भी कभी ग्राफ के हर बिंदु पर स्लोप एक जैसा रहेगा, तो v और i के बीच का ये जो रिलेशन होता है ना, इसको हम बोलते हैं कि v एंड i हैव लीनियर रिलेशन, उनके बीच रैखिक संबंध होता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं v तथा i दोनों में रैखिक संबंध, लीनियर रिलेशन होता है। ठीक, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये मैं कौन से सर्किट्स की बात कर रहा हूं, ये हम बात कर रहे हैं ओमीय परिपथ की। ठीक है, दोनों में रैखिक संबंध होता है। और एक चीज देखिए, आप सभी बच्चों ने जब ओम का नियम पढ़ा था, उस वक्त एक चीज पढ़ी हुई थी कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है, वी आई ग्राफ का जो ढाल होता है, उसी से हमें उस परिपथ का क्या मिलता है, बता सकते हैं आप? वेरी गुड, उससे क्या मिलता है? प्रतिरोध मिलता है। अब आप देख लीजिए, अभी हमने एक लाइन यहां पर लिखी है, दैट स्लोप विल रिमेन सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ग्राफ। ग्राफ के हर बिंदु पर स्लोप, ढाल, प्रवणता, ये सब कैसी होती है? एक जैसी, बिल्कुल बराबर रहेगी। और ढाल से ही हमको क्या मिलेगा? परिपथ का प्रतिरोध। इसका मतलब साफ है कि ओमीय परिपथ का प्रतिरोध, ओमीय परिपथ का प्रतिरोध कैसा होता है? एक जैसा होता है। इसे हम बोला करते हैं स्टैटिक रेसिस्टेंस। इसे क्या बोला जाता है? स्टैटिक रेसिस्टेंस इसको बोला जाता है। फिर से सुन लीजिए, किसी भी परिपथ में वी आई ग्राफ का ढाल आपको क्या देता है? उस परिपथ का प्रतिरोध। इतना याद है कि नहीं याद आपको? इतना समझ आ गया? ध्यान रखिए। अब अभी हमने यहां पर क्या बताया कि इस कंडीशन पे ओमीय परिपथ में वी आई ग्राफ का ढाल हर जगह कैसा होता है? सेम, हर जगह सेम होता है। यानी कि हर वोल्टेज और करंट का रेशियो कैसा होगा? एक जैसा आएगा, बिल्कुल। इसका मतलब यह हुआ ढाल प्रदर्शित करता है प्रतिरोध को, और ढाल सब जगह एक जैसा है। इसका मतलब प्रतिरोध हमेशा कैसा रहता है? एक जैसा, बदलता नहीं है। अगर रेसिस्टेंस बदलता नहीं है तो ऐसे रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं स्टैटिक रेसिस्टेंस। स्टैटिक रेसिस्टेंस, स्टैटिक मतलब जो स्थिर हो, चेंज ना होता हो, तो ऐसे रेसिस्टेंस का हमने नाम रख दिया स्टैटिक रेसिस्टेंस। नहीं समझ में आया? तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए हम कि ओमीय परिपथों में परिपथ का प्रतिरोध एक जैसा रहता है, इसलिए इसके प्रतिरोध को क्या कहते हैं? स्टैटिक रेसिस्टेंस। ओमीय परिपथों में ओमीय परिपथों में परिपथ का प्रतिरोध R सदैव
एक समान रहता है, अर्थात परिवर्तित नहीं होता। इस प्रकार के प्रतिरोध को स्टैटिक रेसिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। एक जैसा रहता है, हमेशा परिवर्तित नहीं होता। इस प्रकार के प्रतिरोध को स्टैटिक रेसिस्टेंस कहते हैं। निकाला कैसे जाएगा इस प्रतिरोध को? इस प्रतिरोध को निकालने के लिए सिंपल सा आप एक काम कर सकते हैं। आपने जो टेबल बनाई है उनमें से कोई सा भी एक वोल्टेज ले सकते हैं और उसी वोल्टेज के संगत करंट ले लीजिए। जैसे अगर आप वोल्टेज 2 ले रहे हैं तो करंट कौन सी लीजिए? उसी के संगत करंट 1 एम्पियर। अगर आप वोल्टेज 6 वोल्ट ले रहे हैं तो करंट कौन सी लीजिए? 3 एम्पियर। अगर आप वोल्टेज 10 वोल्ट ले रहे हैं तो करंट उसी के करेस्पॉन्डिंग करंट आपको ले लेनी है। जो वोल्टेज लीजिए उसी के करेस्पॉन्डिंग करंट, और जैसे ही V अपॉन I करेंगे प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा। प्रतिरोध का यूनिट आप सब जानते हैं क्या होता है? ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, ये प्रतिरोध हो गया, ऐसे निकालोगे। और एक चीज हमने क्या बताई देखिए आपको, हाँ, कि कोई भी धात्विक चालक केवल एक निश्चित ताप परास पर ही ओम के नियम का पालन करता है। ठीक है, उस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं, वो अभी बच गया है। तो कोई भी धात्वीय चालक केवल एक निश्चित ताप परास, टेम्परेचर रेंज कहते हैं, पर ही ओम के नियम का एक निश्चित ताप परास पर ही ओम के नियम का पालन करता है। तो ये हो जाता है आपके ओमिक सर्किट। और आप याद रखिए, जिन मटेरियल्स में ये चीज मुझे मिलेगी उन मटेरियल्स को कौन से मटेरियल कहेंगे हम? ओमिक मटेरियल। जिन सर्किट्स में ये होगा उन्हें ओमिक सर्किट्स, और जिन रेसिस्टर्स में ये होगा उन्हें ओमिक रेसिस्टर्स। और इस बिहेवियर को क्या बोलेंगे? ओमिक बिहेवियर। ठीक है, तो ये ओमीय परिपथ और उससे जुड़ी हुई चीजें। ग्राफ हमेशा कैसा मिलेगा आपको? VI स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मीन्स V और I दोनों में रैखिक संबंध आपको मिलेगा। और प्रतिरोध कैसा होगा? स्टैटिक रेसिस्टेंस होगा। इसको DC रेसिस्टेंस, DC भी कहते हैं। DC रेसिस्टेंस भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि DC भी बिल्कुल स्थिर करंट होती है, वो भी चेंज नहीं करती है अपने आप को, ना मैग्नीट्यूड चेंज करती है ना डायरेक्शन, इसलिए इसको DC रेसिस्टेंस भी कुछ लोग बोलते हैं। तो आप चाहें स्टैटिक रेसिस्टेंस बोल दीजिए, आप चाहें DC रेसिस्टेंस भी आप कह सकते हैं।
ठीक है, तो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका उल्टा देख लेते हैं, ये कौन सा था, ओमीय परिपथ। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अनओमीय परिपथ। ओके, तो प्लीज आप जल्दी से नोट कर लें इसे। ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, आ रही है सभी बच्चों को, तो नोट करिए। अच्छा, नेक्स्ट लेते हैं नॉन ओमिक सर्किट्स, अनओमीय परिपथ। अब आप समझ रहे होंगे ओमीय परिपथ का उल्टा होंगे ये अनओमीय परिपथ। ओमीय परिपथों में क्या होता है, जो परिपथ होते हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं, लेकिन अनओमीय परिपथ वे परिपथ होते हैं, वे वैद्युत परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। ओम के नियम का पालन नहीं करते मतलब उनमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं ओबे होता, फॉलो नहीं करते वो। मतलब जिस अनुपात में आप वोल्टेज बढ़ाओगे उस अनुपात में करंट नहीं बढ़ेगी उनमें। तो ऐसे जो सर्किट हुआ करेंगे उनको हम बोलेंगे अनओमीय परिपथ। उनमें वोल्टेज और I के बीच करंट ग्राफ जब आप बनाओगे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इनमें स्ट्रेट लाइन आती थी। इनका जो प्रतिरोध होगा वो स्टैटिक रेसिस्टेंस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका क्या होता था, ओमीय परिपथों में उनमें हर जगह स्ट्रेट लाइन मिलती थी, हर जगह का स्लोप एक जैसा। जब स्लोप एक जैसा तो हर जगह प्रतिरोध एक जैसा। लेकिन इनमें क्या होगा कि इनमें हर जगह स्लोप एक जैसा नहीं मिलेगा आपको, तो प्रतिरोध भी एक जैसा नहीं मिलेगा। तो इनके जो प्रतिरोध होंगे ना उनको हम बोला करेंगे, स्टैटिक रेसिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डायनेमिक रेसिस्टेंस। डायनेमिक रेसिस्टेंस। ओमी परिपथों के प्रतिरोध को क्या बोलेंगे, स्टैटिक रेसिस्टेंस, और अनओमी परिपथों के प्रतिरोधों को क्या बोलेंगे, डायनेमिक रेसिस्टेंस। डायनेमिक रेसिस्टेंस यानी कि गत्यात्मक प्रतिरोध, इसे हिंदी में कहा जाता है। इसका भी एक छोटा सा आर्टिकल डेफिनेशन एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आप मतलब समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो क्यों ना हम इसे नोट करना स्टार्ट कर दें। और जैसे मैंने बताया कि एक निश्चित ताप परास तक ही, केवल एक निश्चित टेम्परेचर रेंज अगर है तब तो धात्विक चालक ओम के नियम का पालन करते हैं। अगर टेम्परेचर उससे कम है या टेम्परेचर उससे ज्यादा है तो धात्विक चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते। मतलब उस समय वो कंडक्टर कैसे हो जाते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर बन जाते हैं। उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है, नॉन ओमिक बिहेवियर। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से ये अनओमीय परिपथ होते हैं। तो लिखते जाते हैं, समझते चलते हैं। ओके, आर यू रेडी? ओके, नोट करिए। वे वैद्युत परिपथ जिनमें ओम के नियम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का पालन नहीं होता, जिनमें ओम के नियम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के I का पालन नहीं होता है, उन्हें अनओमीय वैद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, ओके। और इसमें मैंने बताया ओम के नियम का पालन नहीं होगा मीन्स जिस रेशियो में आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उस रेशियो में करंट इंक्रीज नहीं होगा। तो कैसे होगा? हो सकता है ऐसे होगा, आप देख लीजिए। देखो ये जो टेबल में बना के आपको दिखा देता हूं, दिस इज नॉट एनी एग्जैक्ट डेटा। ये मैं कहीं से एग्जैक्ट डाटा निकाल के नहीं लाया हूं, केवल आपको समझाने के लिए कि जो नॉन ओमिक सर्किट्स होंगे उनमें इस तरीके का बिहेवियर हो सकता है। मैं एक टेबल बना देता हूं, उससे नंबर्स से हमको समझ में ज़्यादा आता है
इसलिए मैं केवल कर देता हूं, अदरवाइज डोंट थिंक अबाउट इट दैट दिस इज अ एग्जैक्ट डाटा। मैं कहीं से निकाल के नहीं लाया इसको, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं। ये वोल्टेज एंड करंट, हमने वोल्टेज 0 वोल्ट किया, करंट भी सर्किट में कितनी है, ऑब्वियस है। जब वोल्टेज ही नहीं लगाओगे, आप पुश ही नहीं करोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे कैसे। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, पुश। वोल्टेज का मतलब पुश होता है, और यही रीजन है जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा पुश। तभी अगर वोल्टेज 12 वोल्ट है तो पुश बहुत कम रहता है उसका। और आप देखें, आप अगर हाथ भी लगा देते हैं तो आपको शॉक नहीं लगता, क्यों? क्योंकि 12 वोल्ट का पुश बहुत कम रहता है। घर में एसी सर्किट में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, अब 12 वोल्ट की तुलना में 220 वोल्ट, 220 वोल्ट हैज अ वेरी हाई पुश। तो जब भी आप हाथ लगाते हो, इतनी जोर का झटका मारता है, आप शॉक्ड रह जाते हो, आप हाथ पीछे हटा लेते हो बड़ी जोर से, क्योंकि उसका धक्का बड़ी जोर का होता है। 11,000 वोल्ट, इतना जोर का पुश है, कुछ समझ में नहीं आएगा। 220 वोल्ट में दिमाग सुन्न पड़ जाता है। 11,000 वोल्ट का पुश इतना जोर का होगा कि पता नहीं क्या हो सकता है। हाई टेंशन लाइन का पुश इतना बड़ा होता है, दूर से ही धक्का मार देता है, आप दूर से ही धक्का मार देता है। कभी आपने महसूस किया होगा, लोग बताते हैं उसके नीचे से हम गुजरे तो ऐसा महसूस हुआ, ये कहानी बताते हैं आपको, है ना। ऐसा बोला जाता है, मैंने कभी करके नहीं देखा, ऐसा बोला जाता है कि अगर आप, वो एक बल्ब आता है छोटा सा, 2 टांगों वाला बल्ब आता है ना, उसमें 2 टांगे ऐसे निकले, झालर वाला बल्ब, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर वो बल्ब आप एक डंडे में बांध दें और उससे आप ऊपर उठा दें हाई टेंशन लाइन के नीचे जाके, तो कहते हैं हल्का फुल्का जल पड़ता है, वो हवा में से चार्ज आ जाता है, इतना भयानक पुश है उसका। इसलिए जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा धक्का मिलेगा चार्जेस को। तो अभी हमने पुश लगाया ही नहीं, अभी हमने धक्का लगाया ही नहीं, तो अभी चार्ज नहीं चल रहे हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। हमने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाकर हमने कर दिया 0.2 वोल्ट। हमने कितना वोल्टेज कर दिया, 0.2 वोल्ट। हमने थोड़ा धक्का लगाया, थोड़ा धक्का लगाया, हमने देखा करंट अभी भी 0 एम्पियर है, करंट नहीं आई। हमने पुश बढ़ाकर, वोल्टेज बढ़ाकर 0.4 वोल्ट कर दिया, करंट अभी भी 0। हमने वोल्टेज बढ़ाकर 0.6 वोल्ट कर दिया, करंट धीरे धीरे आना स्टार्ट हुई, 1 एम्पियर। हमने जब वोल्टेज इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, तब जाके कहीं थोड़ी सी करंट आई है, और उससे पहले कोई करंट आई नहीं रही थी। और ओमी परिपथों में याद करिए, जिस अनुपात में आप वोल्टेज बढ़ाते जाते थे, तुरंत उसी अनुपात में करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाती थी। तो ये इसमें हुआ, और हमने बढ़ाया 0.8 वोल्ट, ये हो गई 2 एम्पियर। 1 वोल्ट कर दिया, ये हो गई 3 एम्पियर। हमने और बढ़ा दिया, 1.2 वोल्ट कर दिया, अब ये हो गई 5 एम्पियर। 1.4 वोल्ट कर दिया, अब ये हो गई 8 एम्पियर। हमने 1.6 वोल्ट कर दिया, अब ये हो गई 10 एम्पियर, और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और 12 एम्पियर हो गई। इस तरह से आपको ये टेबल मिली। अब आप ध्यान से देखिए, शुरुआत में, स्टार्टिंग में, यहां से यहां तक जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे धीरे धीरे, लेकिन करंट इंक्रीज नहीं हो रही थी, सर्किट में करंट बढ़ ही नहीं रही थी। एक निश्चित वोल्टेज आने पर सर्किट में करंट स्टार्ट होती है, फिर यहां हम इंक्रीज करते हैं 0.2, यहां पर एक इंक्रीज हो गया, 2 गुना हो गई करंट। यहां पर इंक्रीज करा 0.2, यहां पर 3 हो गई। इसका मतलब यहां जिस अनुपात में 0.2 बढ़ाते थे, करंट 1 इंक्रीज होती थी, 0.2 बढ़ाते थे, करंट 1 इंक्रीज होती थी। ये कुछ समझ आ रहा है आपको? फिर से देखिए इस चीज को, देखो यहां पर आपको अच्छे से देखने की आवश्यकता है। यहां से यहां तक हमने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ाया, लेकिन करंट
बढ़ना तो दूर, सर्किट में करंट ही नहीं आई। हमारा जो अमीटर था उसका इंडिकेटर ने हमको 0 दिखाया, कुछ शो ही नहीं करा करंट उसने। उसके बाद 0.6 एम्पियर 0.6 वोल्ट जब हमने वोल्टेज इंक्रीज करके कर दिया, तब कहीं जाकर 1 एम्पियर करंट दिखना शुरू हुई यहां शुरुआत में। इसके बाद वोल्टेज कितना इंक्रीज किया? 0.2 वोल्ट। करंट कितना इंक्रीज हुई? 1 एम्पियर, 1 से 2 हो गई। वोल्टेज कितना इंक्रीज किया? 0.2 वोल्ट। करंट कितना इंक्रीज हुई? 1 एम्पियर। तो आपको नहीं लगता कि यहां से यहां तक ऐसा लगता है कि इसने सेम रेशियो पकड़ा था? 0.2 वोल्ट बढ़ाओ, करंट 1 एम्पियर बढ़े, 0.2 वोल्ट बढ़ाओ, करंट फिर 1 एम्पियर बढ़े। जिस रेशियो में हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाते थे हर बार 0.2 0.2 0.2, उसी रेशियो में करंट इंक्रीज होती थी 1 1 1, बढ़ी थोड़ी देर तक। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यहां से यहां तक देखिए, हमने वोल्टेज अब भी कितना बढ़ाया? 0.2। करंट कितनी बढ़ गई? 2 एम्पियर। 3 से क्या हो गई? 5 हो गई। हमने वोल्टेज बढ़ाया 0.2 वोल्ट, करंट कितनी बढ़ गई? 3 एम्पियर। हमने वोल्टेज बढ़ाया 0.2 वोल्ट, करंट कितनी बढ़ गई? 4 एम्पियर। तो इसके बाद भी फिर क्या हुआ आप देख सकते हैं। इसके बाद वोल्टेज का रेशियो जो हमने रखा उस हिसाब से करंट इंक्रीज नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंग करंट इंक्रीज नहीं हो रही है। तो अब आप समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है यहां से यहां तक क्या ओम के नियम का पालन हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ाया है उस अनुपात में करंट नहीं बढ़ पाई है। यहां से यहां तक जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ाया उस अनुपात में ही करंट बढ़ी है। तो यहां पर ओम के नियम का पालन हो रहा था थोड़ी देर तक। इसके बाद हमने जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ाया है, क्या उसी अनुपात में करंट बढ़ी है? आंसर इज नो। इट मीन्स अगेन ओम के नियम का पालन होना यहां पर भी बंद हो गया। तो ये कैसा बिहेवियर है? ये नॉन ओमिक बिहेवियर है। और जो सर्किट ये बिहेवियर शो करेगा उस सर्किट का ही नाम तो क्या रख देंगे हम? नॉन ओमिक सर्किट। जिन मटेरियल्स में ये बिहेवियर मिलेगा उन्हें नॉन ओमिक मटेरियल्स, जिन रेसिस्टर्स में ये बिहेवियर मिलेगा उन्हें नॉन ओमिक बिहेवियर, नॉन ओमिक सर्किट्स रेसिस्टर्स बोल देंगे। समझ आ रहा है आपको? तो ये नॉन ओमिक होता है। इनके ग्राफ हर वक्त एक जैसा स्लोप नहीं मिलेगा, हर जगह पर एक जैसा स्लोप आपको नहीं मिलेगा। देखिए इसी का ग्राफ मैं खींच रहा हूं, ऐसा नहीं है। एक नॉन ओमिक सर्किट का ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं। इधर की तरफ हमने ले ली करंट, करंट को किससे लिखते हो आप? आई से। और इधर की तरफ हमने क्या ले लिया? वोल्टेज। और वोल्टेज को किससे लिखते हैं? वी से, पोटेंशियल। ठीक है। इसका जब ग्राफ बनाते हैं, देखो मैं फिर से आपको कह दूं, इसी का ग्राफ मैं यहां बना रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं एक नॉन ओमिक सर्किट का ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूं, वी आई ग्राफ। उसका ग्राफ कैसा होता है? शुरू में जब आप वोल्टेज देना स्टार्ट करते हो, शुरुआत में जब आप वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करते हो तो करंट इंक्रीज नहीं होती, कुछ देर के बाद करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। शुरुआत में ग्राफ वोल्टेज अक्ष पर ऐसा, वोल्टेज वाली अक्ष पर ऐसा चिपक के चलता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो हम बढ़ा रहे हैं पर करंट बढ़ नहीं रही। क्योंकि अगर करंट थोड़ी सी भी आई होती तो ग्राफ थोड़ा ऊपर उठता, क्योंकि करंट की एक्सिस किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। तो अगर सर्किट में थोड़ी सी भी करंट आएगी तो ग्राफ किस तरफ चलना शुरू होगा? ऊपर की तरफ। लेकिन ग्राफ अभी वोल्टेज के साथ साथ चल रहा है, इसका मतलब वोल्टेज तो बढ़ रहा है बट करंट इज नॉट इंक्रीजिंग एट दिस सिचुएशन। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ऐसे करंट आना स्टार्ट हुई और ग्राफ ऐसा उठना शुरू हो गया। तो यहां से यहां तक इतने पोर्शन में वोल्टेज बढ़ाओ, करंट नहीं बढ़ेगी। तो ये कौन सा बिहेवियर है? नॉन ओमिक बिहेवियर। इसके बाद आप देखो, इसके बाद
यहां पर कुछ दूर तक हमको क्या मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अगर कुछ दूर तक हमको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इसका मतलब है कि कुछ दूर तक ओम के नियम का पालन हो रहा है। तो यहां पर सर्किट ने कौन सा बिहेवियर दिखाया? कौन सा? सुनाई नहीं पड़ रहा। ओमिक बिहेवियर। क्यों? क्योंकि इतनी दूर तक लाइन कैसे मिली हमको? स्ट्रेट लाइन। और यहां से यहां तक हमारे सर्किट ने कौन सा बिहेवियर शो किया? नॉन ओमिक बिहेवियर, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाओ करंट ही नहीं बढ़ रही थी। नॉन ओमिक बिहेवियर। समझ आ रहा है आपको? अब ये बताइए, क्या इसमें वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन लीनियर रिलेशन है? अगर लीनियर रिलेशन होगा तो थ्रू आउट ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन मिला होगा। तो क्या पूरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला? नहीं, कुछ दूर तक ऐसा रहा। देखो ध्यान से, यहां पर ग्राफ ऐसा है, तो यहां स्लोप ऐसा, यहां पर थोड़ा सा इस जगह पर देखो, इस जगह पर स्लोप ऐसा हो जाएगा इसका, ये इस तरीके का। यहां का स्लोप ऐसा, इस जगह का स्लोप ऐसा, थोड़ा और इस जगह पर आए, यहां का स्लोप ऐसा हो गया। तो अब आप देख रहे हैं ना, ग्राफ के हर बिंदु का स्लोप क्या होते जा रहा है? बदलते। पहले स्लोप कैसा था? बिल्कुल ऐसा क्षैतिज। कुछ दूर आगे चले, इस पॉइंट पर आए तो हल्का सा स्लोप बढ़ा, ऐसा हो गया। फिर थोड़ा सा और ऊपर चले ग्राफ में, स्लोप ऐसा हो गया। तो अब आप देख रहे हैं ना, इस ग्राफ के हर पॉइंट का स्लोप कैसा है? अलग अलग। तो यहां पर क्या V और I के बीच का रिलेशन लीनियर रिलेशन है? नहीं है। क्या यहां V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। समझ आया? तो हम क्या लिख सकते हैं? VI ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर slope of graph at each and every point is not same. Therefore, V and I have no linear relation. V और I के बीच कोई linear relation नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज क्यों नहीं आती है भैया? ओके, तो क्या लिख सकते हैं? In this graph, V and graph is not straight line. ओके, चलिए नोट कर लेते हैं थोड़ी सी बातें इसके बारे में, और फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है? VI ग्राफ VI ग्राफ एक सरल रेखा नहीं मिलता। VI ग्राफ एक सरल रेखा नहीं मिलता। दूसरा, VI ग्राफ के प्रत्येक बिंदु का ढाल अलग अलग होता है। VI ग्राफ के प्रत्येक बिंदु का ढाल अलग अलग होता है। ठीक है? तीसरा, इन परिपथों में V तथा I के बीच, इन परिपथों में V तथा I के बीच रैखिक संबंध नहीं होता है। कुछ दूर तक मान सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन पूरे में रैखिक संबंध नहीं मिलेगा आपको, लीनियर रिलेशन नहीं मिलेगा। ठीक है? इनमें मैं आपको और एक ग्राफ से शो कर सकता हूं। यह ढाल देखा ना आपने, यहां ऐसे चल रहा था ग्राफ, इस जगह पर आया तो हल्का सा ऐसा हो गया, फिर और ऊपर गए तो ऐसा और ऊपर उठ गया।
तो ग्राफ हर जगह का ढाल कैसा बदल रहा है लगातार, इसलिए लीनियर रिलेशन नहीं है इनके बीच में। समझ आ गया? अच्छा, इनको मैं और भी आपको शो कर सकता हूं, देखिए और भी ध्यान से देखिए। ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूं। इधर की तरफ हमने ले लिया वोल्टेज और इधर की तरफ हमने ले ली करंट। इसमें क्या होता है, ग्राफ थोड़ी दूर तक ऐसे चला, इसके बाद ये ग्राफ ऐसा हो गया। देखिए अब क्या वी आई ग्राफ थ्रू आउट एक स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर थ्रू आउट एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये भी कैसे सर्किट का ग्राफ है? नॉन ओमिक सर्किट। और इसका बिहेवियर कैसा है? नॉन ओमिक बिहेवियर। समझने की कोशिश करिए। देखिए आपने थोड़ा सा वोल्टेज लिया, इतनी करंट हमको मिली, इतनी सी करंट। आपने इतना वोल्टेज इंक्रीज करके इतना कर दिया। जब आपने इतना वोल्टेज इंक्रीज कर दिया तो इतनी करंट इंक्रीज हो गई। फिर आपने उतना ही वोल्टेज इंक्रीज किया और सर्किट में हम देख रहे हैं करीब करीब उतनी ही करंट फिर इंक्रीज हो गई। लेकिन अब अगर हम उतना ही वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो क्योंकि ये ग्राफ कैसा हो रहा है, धीरे धीरे ये मुड़ते जा रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ झुकते जा रहा है ऐसा। तो अब अगर हम इतना वोल्टेज बढ़ाते हैं, इतना सा, तो आप करंट देखिए क्या हो रही। पहले जब हम इतना वोल्टेज बढ़ाते थे बराबर बराबर, तो करंट भी लगभग हमें बराबर बराबर बढ़ती मिलती थी। लेकिन इसमें जब हम वोल्टेज इतना बढ़ाए दे रहे हैं, इस बार वोल्टेज हमने बहुत छोटा सा बढ़ाया, करंट अचानक से कैसी हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। देख रहे हैं आप कि पहले की तुलना में करंट बहुत ज्यादा हो गई, जबकि इस बार तो हमने वोल्टेज भी उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं किया ग्राफ में। तब तो इस प्रकार का जो बिहेवियर होगा वो नॉन ओमिक बिहेवियर आपका माना जाएगा। और इसमें ऐसा क्यों होता है? जैसा कि ओमी परिपथ में मैंने बताया कि एक निश्चित ताप परास तक ओम के नियम का पालन होता है। देखो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इस पोर्शन को समझने की कोशिश करिए। जब वोल्टेज हम लगातार बढ़ा रहे थे और करंट उस अनुपात में नहीं बढ़ते हैं, अर्थात जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, एक निश्चित टेम्परेचर रेंज तक ओम के नियम का पालन होगा। इससे ऊपर अगर ताप बढ़ा देंगे ओम के नियम का पालन होना बंद हो जाएगा। इससे नीचे टेम्परेचर कर देंगे तो भी ओम के नियम का पालन होना बंद हो जाएगा। ठीक है। अब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ओम के नियम का पालन होना कैसे बंद हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। शुरुआत में बाई चांस मान लिया आपने शुरुआत में 100 वोल्ट लगाया, करंट भी कितनी आ गई? 100 एम्पियर। 100 वोल्ट लगाया तो करंट कितनी आ गई? 100 एम्पियर। आपने 500 वोल्ट लगा दिया, करंट भी कितनी आ गई? 500 एम्पियर। हमने वोल्टेज 1000 वोल्ट लगा दिया, करंट कितनी आ गई? 1000 एम्पियर। हमने वोल्टेज बढ़ा के 5000 वोल्ट कर दिया, करंट भी कितनी हो गई? 5000 एम्पियर। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं उसी अनुपात में करंट भी बढ़ रही है, तो अभी सब कुछ सही चल रहा है, ओम के नियम का पालन हो रहा है। इसके बाद हमने वोल्टेज को बढ़ा के कर दिया 6000। शुरुआत में 100 वोल्ट 100 एम्पियर, 500 वोल्ट 500 एम्पियर, 1000 वोल्ट 1000 एम्पियर, 5000 वोल्ट 5000 एम्पियर। अब हमने वोल्टेज बढ़ा के 6000 कर दिया, पर हम क्या देखते हैं कि करंट अब 6000 कितनी होनी चाहिए? 6000 एम्पियर। लेकिन हम देखते हैं करंट 6000 नहीं हुई, करंट हुई 5900 एम्पियर, कम पड़ गई। वोल्टेज जिस अनुपात में बढ़ाया उस अनुपात में करंट नहीं बढ़ी। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि 5000 वोल्ट जब लगाया था तो करंट कितनी हो गई थी? 5000 एम्पियर।
और 5000 एम्पियर सच अ वेरी हाई करंट, एक बहुत ही हाई करंट है। इतनी हाई करंट होने से कंडक्टर्स का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत सारी हीट पैदा होगी। हीट क्यों पैदा होगी, हीट का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो जब बहुत ज्यादा करंट होगी तो बहुत ज्यादा हीट भी पैदा होगी। तो 5000 एम्पियर करंट जब हुई, ये करंट बहुत ज्यादा करंट थी, इसलिए इतनी ज्यादा ऊष्मा पैदा हुई कि जो इसका टेम्परेचर था कंडक्टर का ना, वो रेंज से भी ऊपर चला गया। एक निश्चित रेंज तक ही उनके नियम का पालन होगा ना। अगर इफ यू will cross that range of temperature, you will go beyond that temperature, then ओम के नियम का पालन होना बंद हो जाएगा। तो 5000 एम्पियर करंट पर इतनी हाई करंट थी कि बहुत ज्यादा हीट क्रिएट हुई, इतना टेम्परेचर हाई हो गया कि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया। धात्विक चालक है, ताप बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ गया। प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम। करंट वोल्टेज 6000 किया, करंट 5900 बच गई। हमने वोल्टेज बढ़ाकर कर दिया 8000 वोल्ट कर दिया, करंट अब 8000 नहीं आई, 7500 ही करंट आई। वोल्टेज बढ़ाकर हमने 10000 कर दिया, करंट अब उतनी भी नहीं आई, करंट अब 9000 वो एम्पियर केवल आई। तो आप देख रहे हैं लगातार वोल्टेज अब बढ़ाते जा रहे हैं एक निश्चित रेंज के बाद, और करंट का बढ़ना क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्यों कम होते जा रहा है, क्योंकि जब ज्यादा हाई करंट हो जाएगी, हीट बहुत जनरेट करेगा, हीट बहुत पैदा होगी तो ताप भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो कई सारे इफेक्ट एक साथ आएंगे। पहली चीज, टेम्परेचर ज्यादा होने से या करंट ज्यादा होने से, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, NeAVD। करंट किससे बनती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स से। तो अगर करंट बहुत ज्यादा हो गई है, 5900 एम्पियर, 7500 एम्पियर, 9000 एम्पियर, दिस इज वेरी हाई करंट। इतनी हाई करंट हो गई है, इसका मतलब वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी कैसा हो गया होगा, बहुत ज्यादा हो गया होगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन कंडक्टर के पास जगह तो उतनी है, कंडक्टर तो फूल नहीं जाएगा ना। अगर एक चालक तार इतना मोटा है, उसमें करंट बह रही है, तो जब 100 एम्पियर बह रही थी तब भी इतनी जगह थी, और जब 9000 एम्पियर बह रही है तब भी उतनी जगह है। लेकिन 100 से 9000 एम्पियर में फर्क क्या आ गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो जगह उतनी है, अब उतनी ही जगह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ना पड़ रहा है। तो क्या संभावना है, संभावना है कि उनके नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। टक्करों की संख्या, एक सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टक्करों की संख्या बढ़ी, और टक्कर ही तो क्या फॉर्म करते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ जाता है, करंट कम पड़ जाती है। नहीं समझ में आई, फिर से एक बार जल्दी से सुनिए। जब किसी सर्किट में करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो करंट ज्यादा होने से उस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, मुक्त आवेशों की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। मुक्त आवेशों की संख्या बहुत ज्यादा होने से नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात कुछ समझ में आई आपको, नहीं समझ में आया, ये आया। एक और चीज आप इसमें समझ सकते हैं कि जब करंट बहुत ज्यादा होने लगी, 6000 एम्पियर, 9000 एम्पियर, 7500 एम्पियर, उस वक्त इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया, इतना ज्यादा हीट पैदा हो गई कि उन सब का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया, उनकी थर्मल वेलोसिटी भी कैसी हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जब थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो ऐसे कांपने लगते हैं। क्यों कांपने लगते हैं, आप खुद सोचिए। कभी आपने दौड़ लगाई है, सुनसान रास्ते पर दौड़ लगाई है आपने, नहीं लगाई, बहुत लगाई होगी आपने। तो जब आप दौड़ लगाते हैं, और हम सब के कोई भी काम करने की अपनी एक निश्चित क्षमता है, तो आपके दौड़ लगाने की भी एक क्षमता है।
लेकिन कभी कभी जब कोई बगल वाला आपसे आगे निकल रहा होता है तो आपको लगता है ये हमसे आगे क्यों निकल रहा है, फिर आप और तेज कर देते हो। और अगर ऐसा करते करते आप लिमिट से भी ऊपर चले गए, लिमिट से भी ऊपर हो गए, तो आपने कभी महसूस किया है कि पैर कांपने लगते हैं आपके, शरीर ऐसा लगने लगता है कहीं गिर ना जाए यहीं, समझ रहे? अरे एक कार आप बाइक आप चलाओ, बाइक तो चलाने का एक्सपीरियंस सबने लिया होगा, कार को चलाने का एक्सपीरियंस ना लिया हो अलग बात है। तो जब आप बाइक चलाते हो, स्पीड आप बढ़ाते हो, स्पीड आपने बढ़ा के 30 कर दी, 40, 50, 60, 70 स्पीड बढ़ते जा रही है। 80, 90, 100 में चलाइए कभी आपने? नहीं चलाई, चलाइएगा भी नहीं, क्योंकि आपकी जो सेफ स्पीड होती है रोड पर वो 40 किलोमीटर पर आवर होती है, सेफ स्पीड। टैक्सी के पीछे लिखा देखा होगा गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं देखा आपने? देखा है? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा को हमारे यहां पर सेफ स्पीड माना जाता है। और आपने स्पीड कितनी कर दी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 110 किलोमीटर प्रति घंटा अब क्या होगा आपको पता है? गाड़ी आधी देर तक ही रोड पर चलेगी, बाकी आधी देर तक हवा में रहेगी। तो गाड़ी क्या होने लगेगी? कांपने लगती। तो स्पीड एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं ना, उससे ज्यादा स्पीड करोगे तो गाड़ी का क्या होगा? सिवरिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कंपन शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली चार्जेस में भी यही होता है, जब करंट बहुत ज्यादा हो जाती है तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दो बातें आ जाती हैं, पहली चार्जेस का नंबर तो बढ़ ही जाता है, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर मीटर क्यूब तो बढ़ ही जाता है। इतना हाई टेम्परेचर में थर्मल वेलोसिटी कसम से इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं ना, ड्रिफ्ट करते हैं, तो उनके ड्रिफ्ट करने की स्पीड भी ना कांपने लगते हैं वो। अब आप सोचो, भीड़ भी बहुत ज्यादा है और कोई कांप भी रहा है बहुत जोर से, क्या समझते हैं? टच होना तो स्वाभाविक है ना, टक्कर क्या है? नेचुरल है, तो टक्कर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एक बार टक्कर स्टार्ट हो गया तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ही क्या फॉर्म करते हैं? रेसिस्टेंस। इट मींस रेसिस्टेंस विल इंक्रीज, एंड इफ रेसिस्टेंस विल इंक्रीज, करंट इन द सर्किट विल डिक्रीज। समझ आ रहे हैं आपको? तो ओम के नियम का पालन होना बंद हो जाएगा। ये कौन सी बात बताई? फिर से एक टेम्परेचर रेंज होगा, डेफिनिट टेम्परेचर रेंज। एट दैट डेफिनिट टेम्परेचर रेंज ओम्स लॉ विल बी फॉलोड ओनली। इससे ऊपर जाएंगे तो ओम के नियम का पालन होना हो गया। देखो यही तो बता रहे हैं, एक हाई टेम्परेचर हो जाने पर ओम के नियम का पालन होना बंद हो जाएगा। तो क्या टेम्परेचर रेंज से ऊपर और ज्यादा ताप कर देने से ओम के नियम का पालन होना बंद हो जाता है? ये बात आपको समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? तो बहुत ज्यादा ताप होने से दो बातें आ जाती हैं। एक तो कौन कौन सी बातें? पहले क्या होता है बताइए, क्या होता है? अरे क्या सुन रहे हैं आप उतनी देर से? पहले तो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर मीटर क्यूब बढ़ जाते हैं। दूसरा, थर्मल स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनमें कंपन स्टार्ट हो जाते हैं। और इन दोनों की वजह से क्या शुरू हो जाता है? टक्कर, और टक्कर से प्रतिरोध। अब बात आती है कि कम टेम्परेचर होने पर ओम के नियम का पालन क्यों नहीं होता? अब उसको समझिए। डेफिनिट टेम्परेचर रेंज की बात ओमी परिपथ में हम कर चुके हैं। इससे कम और इससे ज्यादा की बात करना चाहते हैं। इससे कम की बात करिए, ये वाला पोर्शन, जब वोल्टेज बहुत कम होगा और करंट नहीं मिल रही है। क्यों वोल्टेज बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे पर करंट नहीं मिल रही है आपको? आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। किसी भी चीज को होता है, कोई भी चीज, आपको आपके घर में मॉडिफिकेशन करना है, बदलाव थोड़े से करने हैं आपके रूम में। आपके रूम में बदलाव करने हैं तो आपके रूम का रेफ्रिजरेटर उधर खिसकाना है, वॉशिंग मशीन इधर खिसकानी है आपको, आपका बेड इधर लेके जाना है, वगैरह वगैरह, टेबल इधर रखनी है, ये सब आपको करना है। और आप अकेले तो उठा तो नहीं सकते ना, क्या करेंगे आप? पुश करेंगे, आप उसको धक्का देंगे। अब क्या होता है? अब आपने धक्का देना शुरू किया, सबसे पहले आपको आपकी वॉशिंग मशीन खिसकानी है। तो वॉशिंग मशीन खिसकाने के लिए आपने पुश किया, आपने ताकत लगाई 1 न्यूटन। वॉशिंग मशीन खिसकती है? नहीं खिसकी।
आपने फोर्स लगाया 2 न्यूटन, वॉशिंग मशीन नहीं खिसकी। 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन लगा दिया, वॉशिंग मशीन नहीं खिसकती। इसके बाद जैसे ही आप 11 न्यूटन लगाते हो, वॉशिंग मशीन धीरे धीरे खसकना, सरकना स्टार्ट हो जाती है। तो शुरुआत में कुछ देर तक जब आप फोर्स लगा रहे थे, आप उसको पुश कर रहे थे, उस वक्त वॉशिंग मशीन खिसक रही थी? नहीं खिसक रही थी। क्यों? उसको खिसकने के लिए एक निश्चित फोर्स चाहिए। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप नहीं खिसका सकते। ऐसे ही मोटरसाइकिल में है। मोटरसाइकिल आप शुरुआत में चलाना स्टार्ट करते हैं तो जब बहुत हल्का एक्सीलरेटर लेते हैं, आप बहुत हल्का एक्सीलरेटर, स्कूटी आप चलाना चाहते हैं और बहुत हल्का एक्सीलरेटर लिया, जरा सा एकदम, तो स्कूटी आगे नहीं बढ़ती। तो शुरुआत में आप देखते हो भुर्र भुर्र करते रहते हो, स्कूटर आगे नहीं जाता आपका। लेकिन जब आप थोड़ा ज्यादा कर देते हो, दौड़ पड़ता है। और वही चीज तो यहां पर है। यहां पर शुरू में हमने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, करंट नहीं बढ़ी, थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाया, करंट फिर भी नहीं बढ़ी, थोड़ा और वोल्टेज बढ़ा दिया, अब करंट आना स्टार्ट हो गई। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वही शो करता है कि शुरुआत में आप वोल्टेज बढ़ाइए पर करंट नहीं बढ़ रही थी। शुरुआत में आप थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेटर ले रहे थे, गाड़ी आगे नहीं जा रही थी, वही वाला तो है। शुरुआत में आप थोड़ा थोड़ा बल लगा रहे थे, वॉशिंग मशीन नहीं खिसक रही थी, वही तो है। और करंट का ना मिलना, आप सोचो करंट नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या है? करंट ना मिलना ही तो ये इंडिकेट करता है कि प्रतिरोध ज्यादा है। अगर आपको करंट नहीं मिल रही है, करंट का फॉर्मूला देखो, I इज इक्वल टू वी अपॉन, करंट नहीं मिल रही है आपको, इसका मतलब प्रतिरोध कैसा है? बहुत ज्यादा। प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तभी तो करंट जीरो है, प्रतिरोध इंफिनिटी होगा तभी तो करंट जीरो है। तो रेजिस्टेंस इतना ज्यादा था कि करंट बढ़ ही नहीं रही थी, मिल ही नहीं रही थी हमको। तो इस हिस्से पर भी प्रतिरोध कैसा है? बहुत ज्यादा, इसीलिए करंट आपको नहीं मिल रही थी। तो जब एक निश्चित टेम्परेचर रेंज से नीचे ताप रहेगा तो भी परिपथ अनओमीय रहेगा, एक निश्चित ताप से ऊपर हो जाएगा तो भी परिपथ अनओमीय हुई हो जाएगा, वो ओम के नियम का पालन करना बंद कर देता है। क्या आपको दोनों हिस्से समझ में आ गए? दोनों हिस्से मतलब कौन से हिस्से? एक निश्चित ताप परास से नीचे वाला हिस्सा और एक निश्चित ताप परास से ऊपर वाला हिस्सा। तो आप सोचोगे तो फिर निश्चित ताप परास वाला हिस्सा कब है समझाइए? समझा चुके हैं। कब? ओमीय परिपथ। समझ आया आपको? तो ठीक है, आई होप कि ये सारा स्टोरी आपको समझ आ गई। और अगर ये सारी स्टोरी आपको समझ में आ गई है तो क्या हम इसको लिख लें? नोट कर लेते हैं। क्या नोट करेंगे इसमें? देखो, अब एक चीज फिर से देखो, प्रत्येक बिंदु का ढाल अलग अलग होता है। ढाल, वी आई ग्राफ का ढाल ही क्या बताता है हमको? प्रतिरोध। और यहां ढाल कैसा है? लगातार बदलते जा रहा है। पहले ऐसा था, फिर थोड़ा ऐसे हुआ, फिर थोड़ा ऐसे हो गया। ढाल लगातार क्या होते जा रहा है? इसका मतलब है अनओमीय परिपथों का प्रतिरोध भी लगातार कैसा होता जाएगा? बदलते रहेगा, उनका प्रतिरोध एक जैसा नहीं होता। समझ आ रहा है आपको? और इस प्रकार के प्रतिरोध को कौन सा प्रतिरोध बोलते हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस, गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है, इसको भी नोट कर लिया जाए जरा यहां पे। आप लोग भी नोट करिए जल्दी से। अनओमीय परिपथों का प्रतिरोध अनओमीय परिपथों का प्रतिरोध सदैव एक समान नहीं बना रहता है, बल्कि प्रतिरोध लगातार बदलते जाता है।
ठीक है। अनओमीय परिपथों का प्रतिरोध सदैव एक समान नहीं बना रहता है, बल्कि अनओमीय परिपथों का प्रतिरोध लगातार बदलता रहता है। अनओमीय परिपथों के इस प्रकार के प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध, अंग्रेजी में डायनेमिक रेसिस्टेंस कहा जाता है। और इसके लिए हमने एक सिंबल बना के रखा है आर डी, आर और डी एज अ सफिक्स, छोटा सा डी, डायनेमिक, डी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक एंड आर स्टैंड्स फॉर रेसिस्टेंस। तो डायनेमिक रेसिस्टेंस, इसलिए हम इसे आर डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? इसका कैलकुलेशन करने के लिए आप देखिए, डायनेमिक रेसिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। इसमें हम सीधे वोल्टेज अपॉन करंट नहीं कर सकते। हियर वी विल हैव टू टेक चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, चेंज लेना पड़ेगा आपको। आर डी इज इक्वल टू, उसके लिए हम डेल्टा V अपॉन डेल्टा I लिखेंगे फॉर्मूले पे, ठीक है। तो ये डायनेमिक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा, इतने ओम। डायनेमिक रेसिस्टेंस का भी जो मात्रक होगा वो ओम ही रहेगा, वो अलग मात्रक नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो ये डायनेमिक रेसिस्टेंस हो गया, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। और इसके लिए ये जो ग्राफ है, इसमें अगर यहां पर आपको लेना है तो यहां आप ऐसा एक ट्रायंगल बना सकते हैं। उसके बाद करंट की तरफ है तो ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन करंट को, ये वाला हिस्सा, और ये वोल्टेज की ओर है तो ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वोल्टेज को। और जैसे ही आप चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट करेंगे, यू विल गेट द डायनेमिक रेसिस्टेंस ऑफ योर नॉन ओमिक सर्किट। सो आर डी इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, दिस इज डायनेमिक रेसिस्टेंस। क्या अब आपको ये बात समझ में आ गई है सारी की सारी? इसके क्या एग्जाम्पल हैं? जैसा कि मैंने बताया, लगभग सारे के सारे धातुीय चालक एक निश्चित ताप रेंज से ऊपर या नीचे रहने पर ओम के नियम का पालन नहीं करा करते, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स मतलब अर्धचालक। डायोड एक होता है, डायोड आपको पढ़ने को मिलेगा आपके फिजिक्स में ही, क्लास 12th में। डायोड ये भी ओम के नियम का पालन नहीं करता। और ये जो ग्राफ यहां पर मैंने बना के दिखाया था ना, ये ग्राफ डायोड का ही हमने बना के दिखाया था। लेकिन डायोड में भी कई स्थितियां होती हैं, इसलिए ये नहीं बताया कौन सी स्थिति, क्योंकि हम डायोड तो पढ़ नहीं रहे, केवल आपको नॉन ओमिक बिहेवियर देखना था। तो बस नॉन ओमिक बिहेवियर हमने आपको दिखा दिया है। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो आज हमने क्या स्टडी किया? ओमिक सर्किट्स क्या होते हैं ये पढ़ा, और उसके बाद पढ़ा कि नॉन ओमिक सर्किट्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें। ओमिक सर्किट्स में किस प्रकार का रेसिस्टेंस होता है? स्टैटिक। जबकि नॉन ओमिक सर्किट्स में किस प्रकार का रेसिस्टेंस होता है? डायनेमिक। क्योंकि इनका रेसिस्टेंस हर लगभग क्या होता रहता है? बराबर बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। इस वजह से कैलकुलेट करते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा I से। और तो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप समझ ही गए हो। हाई टेम्परेचर होने पर कैसे रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है या रेसिस्टेंस बदल जाता है, ये भी आपने देखा। और लो टेम्परेचर होने पर भी क्यों करंट आपको नहीं मिल रही है, ये भी आपने देखा। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, लेकिन अगली क्लास पर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।